सरला थैला लेकर गली में पड़ोसनों के साथ सब्जी लेते हुए बातें कर रही थी। तभी वो सब्जी वाले से कहती है, हाँ तो सारी भाजी का कुल मिलाकर कितना हो गया? 552 रुपए। नास पीटे, मैं अपनी ली हुई 4 सब्जियों के पैसे पूछ रही हूँ, तेरे पूरे ठेले की सब्जियों के नहीं। उसी के 552 रुपए हुए काकी, आप भी ना। हाय दैया, सब्जी बेचने निकला है या सोना चांदी? इतनी महंगी कोई सब्जियाँ होती है? अब क्या करें काकी, महंगाई आसमान के पार जा रही है। मंडी में सब्जी के भाव सुनकर अपने भी पसीने छूट जाते हैं। अरे थोड़ा मोल भाव कर ले बेटा, महंगाई तुझे अकेले के लिए थोड़ी है। ऐसा कर 400 ले ले। ओ काकी, ये मोल भाव में मुझे कोई चाव नहीं है। सब्जी ली है तो पैसे पूरे दो। हाँ मुँह दे रही हूँ, ठेला लेकर लोगों को लूटने ही तो निकला है। बेचारी सरला उसे अपने बटुए से पैसे निकाल कर दे देती है और सब्जी लेकर घर चली जाती है। और आते ही टेबल पर सब्जियां रखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है। तभी उसकी बहू रूपल वहाँ आती है और सब्जियों को देखकर कहती है, ये क्या सासू माँ, आप खीरा तो लाए नहीं। अब शाम को खाने में ये सलाद मांगेंगे तो बताओ मैं क्या दूंगी? घुइयां दे दियो। अरे इन सब्जियों से ही मेरा पूरा बटुआ खाली हो गया। इतनी महंगाई में तुझे खीरे की पड़ी है, सलाद के अब से सब्जियां खाना भी बंद करना पड़ेगा। इस कलयुग में महंगाई में तो बस दाल चावल खाओ और प्रभु के गुण गाओ। वैसे आप सही कह रही हैं सासू माँ, इस बार तो महीने के राशन में भी 5000 से ज्यादा लग गए। हाँ बहू, इसलिए अब महंगाई में कम खर्चा करना है, ठीक है? दोनों बचत करने की बातें कर रही होती हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और घर आते हैं रूपल की बुआ सास और उसकी मॉडर्न बेटी नायसा, जिन्हें देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। महंगाई, जी हाँ महंगाई, ये वो बला है जिसको बस बढ़ने से मतलब है, घटने से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। जब ऐसी महंगाई में बिन बुलाए मेहमान घर में टपक जाए तो क्या हाल होता है, आइए जानते हैं। अरे भाभी, खड़ी काहे हो? स्वागत नहीं करोगी हमारा? हाँ बहू, जरा पान पराग मतलब पानी लेकर आ, तेरी बुआ सास आई है घर। उफ मामी जी, कितनी गर्मी हो रही है। स्वागत गया तेल लेने, आप हमें अंदर आने दो। हाँ आओ ना अंदर। दोनों अंदर आकर बैठती हैं और आते ही एसी चलाने के लिए कह देती हैं। रूपल उनके लिए पानी लेकर आती है और सभी बातचीत करने लगते हैं। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी राकेश कहता है, बुआ आप यूं अचानक ही आ गईं, मतलब ना कोई फोन ना कोई खबर, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना? अरे अचानक नहीं आऊंगी तो क्या तुझसे पूछ कर अपने मायके आऊंगी नालायक? क्यों भाभी? हाँ वो तो है दीदी, लेकिन एक बार बता देती तो हम तैयार तो हो जाते। क्या बोल रही हो भाभी? वो सासू माँ कह रही थी कि हम तैयारी कर ले, पर देखो ना खाने में अभी ज्यादा कुछ बना नहीं पाए। मामी सलाद नहीं है खाने में। आप लोग खीरा ककड़ी कुछ खाते नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, वो क्या है, हमें आदत ही नहीं है। अच्छा भाभी, तो थोड़ा अचार ही ला दो। खाने में तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ना रोटी में घी है ना सलाद है, और मटर पनीर में 4 पनीर है बस। वो 4 पनीर के टुकड़े भी इतनी महंगाई में नसीब हो रहे हैं, ये कम है क्या? भैया, आप लोग घर आए मेहमानों को ऐसा खाना परोसते हो क्या? अरे बिटिया, तू मेहमान कहाँ, अपने ही घर की है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही तुझे खिला रहे हैं। अरे कोई ना, खा ले, इनको पता नहीं था हम आने वाले हैं। कल से बना देंगे मजेदार खाना। वैसे भाभी बड़ा चटपटा खाना बनाती है। अगली सुबह रूपल किचन में चाय बनाने जा ही रही होती है कि तभी नायसा उससे टकरा जाती है और अपना हाथ मसलते हुए कहती है, क्या भाभी, चलते हुए देखा तो करो। अरे तो मैं कौन सा आंखें बंद करके चल रही थी, माफ करना। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? हाँ वो क्या है ना भाभी, मुझे नहाने जाना है, तो अभी मैं आप लोगों का साबुन शैम्पू तो यूज नहीं कर सकती, इसलिए एक साबुन, शैम्पू, कंडीशनर की बोतल, एक नया टूथपेस्ट और ब्रश, और हाँ कंघी भी ला देना। मैंने तो कुछ पूछा था, इसने तो बहुत कुछ बता दिया। अरे तेल शैम्पू कितना महंगा है, इसे अंदाजा भी है। एक बात बताओ, क्या तुम घर से कुछ भी लेकर नहीं चली थी? वो क्या है ना भाभी, माँ के कहने पर जल्दी आए तो बस कपड़े ही पैक कर पाई, तो ये सारा सामान मंगा दीजिए, मैं अपने कमरे में वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो मटकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं।
तभी रूपल सबके लिए चाय लेकर आती है और चाय को घूरते हुए बुआ कहती है, अरे बहू, खाली चाय कहाँ बुआ? चाय के साथ कप प्लेट और चीनी के कटोरे भी तो है। हाँ तो क्या चाय में कप प्लेट डुबा कर खाऊं? अरे कुछ नमकीन बिस्कुट ही ले आती। नमकीन बिस्किट? वो तो बड़े महंगे पड़ेंगे सासू माँ। हाँ तो मंगा लो, साथ में एक कॉफी की बोतल भी मंगवा लेना। वो क्या है ना, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ, वो भी प्योर मिल्क वाली। सासू माँ, ये मेहमान क्या हमारा खून पीने आए हैं? क्या हर बात पर मंगवा लो कर रहे हैं? पैसे क्या इनकी अम्मा देगी? शांत हो जा, अभी महंगाई में मेहमान टपके हैं तो पैसे तो फूकने ही पड़ेंगे। राजेश, जा दुकान से सामान ले आ। ओहो माँ, थोड़ी देर पहले ही तो गया था दुकान, कितने चक्कर लगवाओगी? ना भाभी, रहने दो। एक काम कर बहू, समोसे तल्ला वही खा लूंगी चाय के साथ। नाइसा, आज तुझे मैं अपना बगीचा दिखाता हूँ। ठीक है भैया। भाभी कॉफी छोड़ो, आप मैंगो शेक ही बना दो मेरे लिए। दोनों सास बहू किचन की तरफ चली जाती हैं और आपस में खुसर फुसर करते हुए कहती हैं, हाय दैया, 2 दिन में इन मेहमानों ने 3000 का खर्चा बैठा दिया। वही तो सासू माँ, और अभी बुआ कहती कि जा समोसे तल्ला और इसकी महारानी बेटी को मैंगो शेक पीना है। मैं बता रही हूँ सासू माँ, ये लोग हमारे 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में निपटा कर मानेंगे। समय बीतता है। घर में बिना बताए आए मेहमानों की खातिरदारी करते करते सरला का बहुत खर्चा बैठ जाता है। वो हिसाब किताब लगा ही रही होती है कि तभी बुआ वहाँ आती है और उससे शॉपिंग पे चलने को कहती है। अब बेचारी सरला ना करती भी तो कैसे, वो उसके साथ बाजार के लिए निकल जाती है। खरीदारी करने के बाद बुआ अपने थैले को टटोलते हुए कहती है, हाय दैया, मैं तो अपना बटुआ ही घर छोड़ आई। क्या दीदी, ऐसा भी कोई करता है क्या? इतनी महंगाई के जमाने में बिना बटुआ रखे घर से निकल पड़ी, क्या सोचकर कि फोकट में सामान मिल जाएगा? दिमाग फिर गया है क्या आपका? आय भाभी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। क्या हुआ? होना क्या है, बटुआ नहीं लाई। मैंने कहा कुछ पैसे वैसे लाई हो या हाथ डोलती आ गई घर से? लाई हूँ, पर इतने नहीं लाई दीदी कि। अरे दिखाओ बटुआ। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसका पर्स लेकर उसमें से सारे पैसे निकालकर उसे खाली पर्स पकड़ा देती है और बेचारी सरला खाली बटुए को निहारती रह जाती है। कुछ दिनों पर मेहमानों के जाने के बाद रुपुल एसी पंखे फटाफट बंद कर देती है। ओहो, कितनी गर्मी हो रही है, एसी क्यों ऑफ कर दिया? क्योंकि बिजली का बिल हमारी औकात से बाहर आया है और ये सब महंगाई के दौर में आए हुए उन मेहमानों की मेहरबानी है। अरे यार, उनकी वजह से तुम मुझे गर्मी में मारोगी क्या? हाँ तो क्या, अभी इतना खर्चा हो गया है, महंगाई के जमाने में जीना है तो बचत तो करनी ही पड़ेगी ना। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रुपल कहती है, अभी कौन टपक गया? अरे आ रही हूँ। तभी वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसके भैया भाभी अपना सामान लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं, क्यों रूपर, स्वागत नहीं करोगे अपने भाई भाभी का? कौन है बहू, बोलती क्यों नहीं? नमस्ते, और हम हैं रूपल दीदी के भैया भाभी। नमस्ते। कैसे याद आए इधर के रास्ते? वो इनको ना अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी और फिर सासू माँ ने भी कहा कि इतनी ही याद आ रही है तो चली जाओ और थोड़े दिन वहीं रह भी आना, तो हम चले आए। बहू, सासू माँ, इस महंगाई में फिर घर आए मेहमान? नहीं। सुंदरपुर गांव में राघव अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता था। राघव गरीब घर से था पर उसकी गर्लफ्रेंड भारती काफी अमीर थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। बस इसीलिए भारती ना तो उसके घर की आर्थिक स्थिति देखती थी और ना ही उसका घर परिवार। वो दोनों ही समय रहते एक दूसरे के साथ एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी करके जब वो घर आती है तब वो उस घर को देखकर अपने पति राघव से कहती है, राघव, मैं क्या सोच रही थी कि ये घर काफी छोटा है, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमारे घर में रहें। पर भारती, अभी तुम्हें यहाँ पे आए हुए कुछ ही समय हुआ है और तुम ऐसे कह रही हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है और सारी बात सुनते हुए अपनी बेटी से कहती है, राघव बेटा, बहुत बड़े घर की है वो लड़की, अगर वो यहाँ मैनेज नहीं कर पा रही है तो तू उसको ले जा जहाँ वो कह रही है। माँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो आपको और कीर्ति को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। राघव की बात सुनकर अब सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और बाहर शहर में एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता है।
और समय के साथ भारती के मन में अपनी अमीरी का काफी घमंड आ जाता है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं करती और अपने घर का सारा काम अपनी सास और ननद से करवाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने हाथ में थैला लेकर अपनी बहू के पास आती है और उससे बोलती है, भारती बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। अगर तुझे बाहर से कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। बुढ़िया, तू मेरा खर्चा नहीं उठा पाएगी। तुम दोनों माँ बेटी का खर्चा मैं और मेरा पति उठाते हैं और यहाँ आकर तुम मुझसे पूछ रही है कि मुझे क्या चाहिए। अपनी बहू की बात सुनकर सुनीता को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास आती है और तब भारती अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ, रात को आने में समय लग सकता है। पर बेटा, कहाँ जा रही है? तुझसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मैंने तुझे बता दिया ना, बस वही बहुत बड़ी बात है। सुनीता कुछ बोल पाती उससे पहले ही भारती अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। रात ज्यादा हो गई थी। देर रात जब भारती अपने घर आती है तो सुनीता देखती है कि भारती पूरी तरह से नशे में धुत है। वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी भारती को उसकी सास सहारा देते हुए अपने घर में लेकर आती है और खाने की टेबल पर बैठाकर उससे कहती है, बहू, खाना खा ले, मैं रुकी हुई हूँ तेरे लिए, कल साथ में खाना खाते हैं। मैं खा कर आई हूँ, मुझे नहीं खाना। और मेरे राघव कहाँ है? राघव, राघव, कहाँ हो तुम? बहू, राघव आज घर नहीं आया है क्योंकि उसको ऑफिस में काम था। क्यों? मुझे राघव चाहिए, मैं राघव के पास जा रही हूँ। भारती नशे में थी और शोर मचाते हुए चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर उसकी ननद आती है और भारती से कहती है, भाभी, तुम पागल हो क्या? माँ तुम्हें इतना प्यार करती है पर तुम माँ की ममता को नहीं समझती। अरे चुप, चुड़ैल कहीं की, है तो इतनी सी और मुंह देखो कैसे चलाती है। भाभी हो तेरी, तमीज से बात कर मुझसे, समझी? बदतमीज कहीं की। चुप कर और जा अंदर, यही तमीज सिखाई है मैंने तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू शांत हो जा, अभी वो छोटी है, गलती हो गई उससे। यू ब्लडी बिच, शट अप, और अब कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोलकर भारती वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब राघव आता है तब सुनीता अपने बेटे का बैग पकड़कर उसको प्यार से कहती है, बेटा राघव, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ माँ, बोलिए। बेटा, ये बीच का क्या मतलब होता है? यू का मतलब तो तुम होता है, पर बीच का क्या होता है? माँ, ये किसने कहा आपको? बेटा, बहू ने कल रात मुझे ये कहा था। क्या भारती ने मेरी माँ को गाली दी है? उसने ऐसा कहा? बीच का मतलब होता है समंदर का तट, जो कि पूरी तरह शांत होता है। उसने आपकी तुलना तट से की है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब राघव अपने कमरे में जाता है तब वो देखता है कि भारती अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। राघव भारती से कुछ नहीं बोलता, पर भारती अपने पति राघव से बोलती है, राघव, मैं तो तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सच में मेरा मन करता है या तो मैं इस घर से निकल जाऊँ या उसको इस घर से निकाल दूँ। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने जो तुम उन्हें ऐसे कह रही हो? वो तो इतनी शांत रहती है। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हारी माँ ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। एक तो घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से मेरा दिमाग खाने के लिए हर वक्त इधर उधर करती रहती है। भारती, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? तुम जानती भी हो, मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरी माँ को क्या कहा है। राघव की बात सुनकर भारती कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप मुंह फुलाकर चली जाती है। कुछ देर बाद अब भारती के पास उसकी सास सुनीता आती है और उससे कहती है, बहू, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दे। माँ, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तुमने मेरा ना खून पी रखा है। तुझे सास नहीं बल्कि एक रक्त पिशाचनी होना चाहिए। अपनी बहू की बात सुनकर सुनीता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। समय के साथ बहुत जल्द अब भारती अपनी ननद कीर्ति की शादी भी करवा देती है। एक मुसीबत तो गई, अब बची ये, इस बुढ़िया का क्या करूँ? वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी एक सहेली का कॉल आता है। कैसी है भारती? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? और आज तूने इतने दिनों बाद मुझे कैसे याद किया? यार सच कहूँ तो मुझे तुझसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलना। यार एक फॉरेन है, उसको एक हर्ट की जरूरत है, अगर तू कहीं से इंतजाम कर सकती है तो। नहीं यार, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। यार तू अपनी सास को जरा भी पसंद नहीं करती तो तू अपनी सास का ही दिल दे दे,
पैसे बहुत मिलेंगे, बिलियन में पैसे मिलेंगे। बोल तो ये बिल्कुल सही रही है। क्यों ना मैं अपनी सास का ही सौदा कर दूं? और वैसे भी मुझ पर बोझ ही तो है, साथ ही उसका एक पैर भी कब्र में लटक रहा है। मरने के बाद अगर उसके ऑर्गन्स किसी के काम भी आएंगे तो इसमें क्या ही खराबी है। हेलो, कहाँ चली गई? तुझे आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। तू बता, तुझे आवाज आ रही है ना? हाँ, तो बता ना क्या करना है फिर? तू अपनी सास का सौदा करेगी? हाँ ठीक है, पर अभी कुछ दिन रुक जा, क्योंकि अभी राघव घर में ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके दिमाग में कुछ भरूं, जिसके बाद वो अपनी माँ को खुद घर से निकाल दे। और अगर एक बार ऐसा हो गया ना, तो तू समझ रही है ना। भारती अपना प्लान बनाकर फोन कट कर देती है और कुछ घंटों बाद ही राघव उसके पास आता है और उससे बोलता है, भारती, मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, तो मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ राघव, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? मैं उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जाओ तो एक बार, मैंने इस बुढ़िया को ठिकाने नहीं लगाया तो मेरा नाम भी भारती नहीं। अब बिना कोई देरी किए राघव अपना सामान पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं राघव के जाते ही भारती भी अब अपने घर में कुछ आदमियों को बुलाती है और अपनी सास को बेचने लगती है। ले जाओ इसे यहाँ से। बहू तो मुझे कहाँ भेज रही है? मेरी प्यारी मम्मी जी, आप इस दुनिया में बहुत जीवित रह चुकी हैं, इसलिए अब आपको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। बहू तो क्या बोल रही है? सीधे शब्दों में कहे तो आपका सौदा हो चुका है। आप एक पेशेंट हो, आप दिल देंगी और उसके बदले वो मुझे भरमार पैसा देगा। ले जाओ अभी नहीं यहाँ से। वो आदमी सुनीता को वहाँ से ले जा ही रहा था कि तभी राघव पुलिस को लेकर आता है और उन आदमियों के साथ अपनी बीवी को अरेस्ट करवा देता है। ये आप क्या कर रहे हैं राघव? भारती, तुम्हें पता भी है, जब तुम मेरी माँ का सौदा कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम सच में इतनी नीचे गिर सकती हो। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैं बाहर नहीं गया। मैं तो बाहर गया था तुम्हारी सहेली का पता करने, तो मुझे ये पता चला कि इसने तुमसे झूठ कहा था, और वो यूं ही लोगों को उल्लू बनाकर उनका ऑर्गन्स लेती थी। कहीं ना कहीं तुमने भी उसका साथ दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी माफ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ले जाइए इसे। भारती नफरत की आड़ में इतनी अंधी हो गई थी कि उसको ये जरा भी एहसास नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। उसका किया उसी पर भारी पड़ गया।